हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना हिस्ट्री का, इतिहास का तीसरा चैप्टर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है, उसके बाद अपमानजनक वर्साय की संधि होती है। साथ ही साथ जर्मनी के लिए एक और बड़ी समस्या आती है, वो समस्या होती है आर्थिक महामंदी की समस्या। और इन सब के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को, वाइमर गणराज्य को। यानी वहाँ के लोग किससे तंग थे? वहाँ के लोग तंग थे बेरोजगारी से, तंग थे बेतहाशा बढ़ती कीमतों से, तंग थे आर्थिक मंदी से। और इस बात से वो अपमानित भी महसूस कर रहे थे कि जर्मन राष्ट्र जो शक्तिशाली देशों में से एक था, वो अब आर्थिक तौर पर भी और साथ ही साथ वो सैनिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और इन सब के कारण जो लोकतंत्र था वो विश्वास खो चुका था वहाँ के लोगों में। तो एक तरीके से स्टेज सज चुका था एक नए राजनीतिक उथल पुथल के लिए और एक नए सिस्टम के उदय के लिए। और इन सब का फ़ायदा उठाता है हिटलर। तो हिटलर कैसे एक सिपाही से देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनता है, ये हम आज की वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री, इतिहास का तीसरा चैप्टर, नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक है 17 अक्टूबर 2020। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था, यानी एक सामान्य सिपाही। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय होती है। पराजय के साथ साथ जो वर्साय की अपमानजनक संधि होती है, इससे हिटलर को काफ़ी दुख पहुंचता है। वो काफ़ी दुखी और आग बबूला होता है। 1919 में सेना से आने के बाद उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाते हैं, जर्मन वर्कर्स पार्टी है। उसकी पार्टी बनाते नहीं बल्कि उसकी सदस्यता लेते हैं, एक मेंबर बनता है, एक छोटा सा मेंबर। और बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया जाता है, यानी कि जर्मन वर्कर्स पार्टी है, उसके मेंबर बनते हैं और धीरे धीरे वो पार्टी पर कब्जा जमाते हैं और पार्टी का नाम बदल देते हैं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी को बाद में हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसको आप नाज़ी भी बोल सकते हो, जिसको आप नाजी भी बोल सकते हो। नाजी बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन, समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो साफ कर दिया। यानी अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बुरे हालात में थी जर्मनी की। राजनीतिक तौर पर भी लोग लोकतंत्र से नफरत कर रहे थे और उससे पहले वो राजतंत्र देख चुके थे। और समाज में कई और समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्या थी, भूखमरी की समस्या थी और उन्हें आसपास कोई ऐसा रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे कि वो वहाँ से निकल सके। तो ये सब कुछ हिटलर के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ, क्योंकि हिटलर को इसी प्रकार की परिस्थितियाँ चाहिए थी और लोग भी उस वक्त किसी के ऊपर भी विश्वास करने के लिए तैयार थे। आर्थिक महामंदी जब आती है, यानी सब कुछ कीमतें क्या होती है, जो ज़रूरत की वस्तुएं होती है उनकी कीमतें तो बढ़ जाती है उस महामंदी में। कब तक रहती है? 1929 से लेकर के 1933 तक रहती है पूरे विश्व में। और इस आर्थिक महामंदी में लगभग पूरे विश्व के देश हैं वो चपेट में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो जर्मनी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी काफ़ी बुरे हालात में था और आर्थिक महामंदी के कारण उसके बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि उसे सहायता मिल रही थी अमेरिका से और अमेरिका खुद में आर्थिक महामंदी आ जाती है। महामंदी के दौरान नाजीवाद जो था, जिसको आप हिंदी में नात्सीवाद बोल सकते हो, नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। अब आप ये भी देखते हो कि जब हम अपने देश की बात करें या कहीं पर ही देखिए कि जब कोई एक राजनीतिक दल बहुत खराब करा होता है तो हमारे मन में एक नफरत भर जाती है, गुस्सा भर जाता है और हम फिर दूसरे दल से उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं कि वो दल आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और ऐसा ही वहाँ पर हुआ, क्योंकि लोग लोकतंत्र से तंग आ चुके थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये सब कुछ जो भी गड़बड़ हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, जो उद्योग ठप हो गए हैं, व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ जो बर्बाद हो चुका है जर्मनी में, वो सब कुछ किसके कारण हुआ है? वाइमर गणराज्य के कारण हुआ है। वो सब कुछ लोकतंत्र के कारण हुआ है। अब एक नया ऑप्शन हिटलर ने उनको दे दिया कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी,
एक नया ऑप्शन लोगों के सामने रखा, बड़े बड़े वादे किए गए। 1929 के बाद जर्मनी में जो बैंक दिवालिया है वो भी हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि जब काम धंधा नहीं था तो पेट भरने के लिए खाना जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका था। और नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। अब इस सब का मौके पे हम कहेंगे चौका लगा दिया, मौके का फ़ायदा उठाया। किसने उठाया? हिटलर ने। हिटलर ने अच्छा प्रचार प्रसार का सहारा लिया और उसने लोगों से वादे किए, लोक लुभावने वादे किए। उन्होंने कहा जर्मनी का एक बेहतर भविष्य वो हम देंगे। तो ऐसे जो वादे थे, उन प्रचार प्रसार के कारण जो लोग थे आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि हाँ, हिटलर और उनकी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, जिसको आप नाजी पार्टी भी कह सकते हो, नाजी पार्टी कुछ कर सकती है, क्योंकि वादे करना काफ़ी आसान था। और हिटलर और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा जो पक्ष था, मजबूत पक्ष था, वो था कि उनका प्रचार प्रसार बेहद अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाता था। तो 1929 में जो नाजी पार्टी, उसको जर्मन संसद जो राइक्सटैग है, उसमें केवल 2.6% वोट मिले। हालांकि वोट अधिक नहीं थे, लेकिन 0 से ऊपर आना भी बड़ी बात थी। यानी कि वो कम से कम 2.6% लोगों तक पहुंच चुके थे कि हाँ, हम भी एक विकल्प है यहाँ पर। उसके बाद 1932 तक, यानी कि 1929 के बाद जो आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी, तब थे उसके 2.6%, 2.5% के आसपास वोट। लेकिन आर्थिक महामंदी के दौरान इस जो पार्टी है, इनके विचारों को काफ़ी मान्यता मिलती है। लोगों को लगता है कि आर्थिक महामंदी यानी कि बड़ा बुरा दौर आ चुका है और इससे निकलने का जो रास्ता है वो केवल नाजी पार्टी के पास है। तो 1932 तक आते आते 37% उसको वोट मिलते हैं और वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी तक की हम बात करेंगे कि बड़ी पार्टी बनने में योगदान किसका रहा। यहाँ पे हिटलर का योगदान नहीं था, यहाँ पर योगदान था जर्मनी की आर्थिक महामंदी का, यहाँ पर योगदान था बेरोजगारी का, भुखमरी का और वर्साई की संधि का, जिसके कारण लोग बदला लेना चाहते थे। तो इन सब के लिए जो लोग तलाश रहे थे, क्या तलाश रहे थे? कि देश का गौरव लौटाया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए और आर्थिक विकास की पटरी पर लौटाया जाए। इन सब के वादे किए हिटलर ने, उनकी नाजी पार्टी ने। और इसलिए लोग धीरे धीरे किसके समर्थन में आ गए? नाजी पार्टी के समर्थन में आ गए। और जिसके कारण 1932 में जो चुनाव हुए उसमें 37% वोट मिले नाजी पार्टी को और वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब नाजी पार्टी आगे जो बढ़ी तो एक तो उनमें योगदान था जो आर्थिक संकट था, सबसे बड़ा योगदान तो आर्थिक संकट का था कि जिसके कारण नाजी पार्टी वो आगे निकल के आई। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा काम था या दूसरा बड़ा हम कह सकते हैं कि जिन्होंने मदद की हिटलर को आगे आने में, उनकी पार्टी को आगे आने में, वो थी उनकी प्रचार की कला, आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, प्रचार की कला। नाजी पार्टी के जो लीडर थे हिटलर, ज़बरदस्त वक्ता थे। यानी जब भाषण देते थे तो लोग सुनते रहते थे और उनको लगता था कि ये अगर सत्ता में आता है तो देश पता नहीं कितना ही आगे चला जाएगा। तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार देने और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने, यानी इस प्रकार के वादे किए जाते थे। अब ये भी है कि कौन से वादे किए जाते थे कि जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा मैं, अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं जो वर्साई की संधि के कारण अपमान झेलना पड़ा उस अपमान का हम बदला लेंगे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो तंग आ चुके थे। किससे? वहाँ पर आर्थिक महामंदी आ चुकी थी, वो अपमान के कारण भी अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे थे और बेरोजगारों को रोजगार चाहिए था। तो उन्होंने अच्छी ज़बरदस्त वक्ता थे और भाषणों में बड़े अच्छे तरीके से अपने वादे रखते थे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची, साथ ही साथ एक नया तरीका लेके आए और वो था लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था कि लोग जो होते हैं 10% लोग हैं अपना दिमाग लगाते हैं और बाकी क्या करते हैं, बाकी भीड़ के पीछे होते हैं
और इस बात को हिटलर उस समय समझता था। तो उन्हें पता था कि जितना हम आडंबर करेंगे, जितना हम प्रदर्शन करेंगे, उतना ही लोग हमारे पीछे होंगे। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए बड़ी बड़ी रैलियों की शुरुआत की, जनसभाओं की शुरुआत की, यानी बड़ी बड़ी रैलियां की पूरे देश भर में, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, और ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि नाजी पार्टी के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है और आने वाले समय में नाजी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो हालांकि उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन इन रैलियों के कारण, जनसभाओं के कारण लोगों को लगा वास्तव में कि हाँ, एक ही दल है अब अपने सामने बचा है जो कुछ कर सकता है, वो है नाजी पार्टी। तो उनकी प्रचार की जो कला थी उसने भी हिटलर को आगे लाने में, हिटलर को सत्ता प्राप्त करने में काफ़ी हद तक मदद की। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के, जैसे स्वास्तिक छपे लाल झंडे, उनको प्रयोग किया। नाजी पार्टी के एक विशेष सैल्यूट है, उसको पॉपुलर किया। भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, यानी कि इसको कल्चर बना दिया वहाँ पर। अब हम अपने देश की अगर राजनीति की बात करें, होता हमारे देश में भी यही है। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो नेता जब माइक देखते हैं तो बेचारे इमोशनल हो जाते हैं। अब माइक के बाद क्या क्या बोल जाते हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं। और भारतीय जो हम हैं, हम उनसे भी ज़्यादा इमोशनल हैं, हम उनको सच मान लेते हैं और उसके बाद हम उसके पीछे आ जाते हैं। 5 वर्ष के बाद हमें अकल आती है, फिर हम दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, फिर 5 वर्षों के बाद फिर दोबारा से उसी पार्टी के पास। तो ऐसा वहाँ पर किया गया। वहाँ पर जैसे स्वास्थ्य के छपे लाल झंडे, उनको पॉपुलर किया गया, नाजी सैल्यूट को पॉपुलर किया गया, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट है, ये सब प्रचार की एक कला थी। यानी लोगों को एक तरीके से हम कहते हैं ना, जादू करना, तो जादू किया गया था अपनी प्रचार की कला के द्वारा, नाजी पार्टी के द्वारा। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा सिद्ध किया। मसीहा मतलब कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हमारी समस्याएं, उनको केवल हिटलर दूर कर सकता है। एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया। यानी हिटलर को सुपरमैन की तरह पेश किया गया कि अगर हिटलर, इनकी सरकार आती है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो इस तरीके से जब हिटलर को पेश किया गया तो दूसरे लीडर उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाजी पार्टी की विचारधारा को नहीं रखा, बल्कि नाजी पार्टी से ऊपर हिटलर को भी रखा कि हिटलर के सामने दूसरे जो लीडर हैं, जो दूसरी पार्टी दल के लीडर, वो कहीं नहीं ठहरते। तो प्रचार की कला जो थी वो एक अलग प्रकार की कला थी, जो पहली बार उस वक्त, उस ज़माने में प्रयोग में लाई गई थी। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और आंतरिक संकट से गुजर रहे थे। वहाँ के लोगों के लिए इन बहकाओं में आना, इन वादों के चक्कर में फंसना बेहद आसान था, क्योंकि वो पहले से तंग थे, वो बदला लेना चाहते थे। पहला फोकस उनका वहीं था, उनको एक शक्तिशाली नेता चाहिए था। दूसरा, बहुत सारी समस्याएं थी, उनको उन समस्याओं की ये तो गारंटी नहीं थी कि समाधान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वादे ज़रूर दिए थे, सपने ज़रूर दिखाए थे नाजी पार्टी ने कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये सारी समस्याएं वो दूर होंगी, निश्चित तौर पर होगी। तो इसके कारण क्या होता है, नाजी पार्टी को समर्थन मिलता है, हिटलर को समर्थन मिलता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हिटलर जो सत्ता तक पहुंचे, एक सिपाही थे, सिपाही से वो चांसलर बन गए जर्मनी के। तो उसमें 3 चीज़ें हमने अब तक पढ़ी कि पहली चीज़ कि जो सबसे अधिक मदद की वो थी जर्मनी का आर्थिक संकट। जर्मनी में आर्थिक महामंदी थी, व्यापार चौपट हो गया, उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दूसरी थी वर्साई की संधि, जिसने मदद की। वर्साई की संधि के कारण लोग बदला लेना चाहते थे और बदला लेने के लिए उनको सबसे उपयुक्त हिटलर और नाजी पार्टी लगी। तीसरी जो चीज़ थी जिसने मदद की हिटलर को आगे बढ़ने में, वो थी वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता, लोकतंत्र की अलोकप्रियता। यानी लोगों के सामने दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जो वाइमर गणराज्य लोकतंत्र था वो अलोकप्रिय हो चुका था और उससे पहले वो राजतंत्र से तंग आ चुके थे, तो उनके पास चॉइस ही नहीं थी, एक ही पार्टी बची थी जिसको वो ऑप्शन में ले सकते थे। और चौथा जो सबसे बड़ा उनको मदद की हिटलर को आगे बढ़ने में, उनमें एक तो थी प्रचार की कला और साथ ही साथ जो पांचवा हम अलग मान सकते हैं वो हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ही ऐसी थी और साथ ही साथ वो ज़बरदस्त वक्ता थे, बड़े बड़े वादे करते थे और जनता से कनेक्टिविटी अच्छी होती थी। यानी जैसे ही वो रैली में लोगों के पास जाते थे
तो संवाद करते थे लोगों से बातचीत करते थे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, या ऐसा हम करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला, आप मेरे साथ हो। तो इस तरीके की हिटलर का व्यक्तित्व, उनकी प्रचार की कला, जर्मनी का आर्थिक संकट, वर्साय की संधि और लोकतंत्र की अलोकप्रियता, इन पांचों कारणों ने मिलकर के मदद की और हिटलर को एक सिपाही से चांसलर बना दिया। अब हम आगे देखेंगे, जो हमें समझना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि लोकतंत्र में, कि जैसे हिटलर है वहाँ से तो बाहर निकले, लेकिन कैसे उन्होंने लोकतंत्र को वहाँ से गायब किया, कैसे लोकतंत्र जो वहाँ पर बचा था उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और एक तानाशाह बने। तो 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यानी चांसलर क्या होता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर चांसलर होते हैं जर्मनी में। चांसलर यानी कि सरकार का मुखिया, और राष्ट्रपति मतलब देश का मुखिया। जैसे हमारे देश में तो राष्ट्रपति के पास तो ताकत शक्तियाँ नहीं होती है, ज़्यादा डिसीजन कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पर चांसलर का पद आज भी है। तो वहाँ राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग को लगा कि हिटलर, क्योंकि उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, तो चांसलर बनने का मौका मिलता है हिटलर को। तब तक जो नाजी पार्टी थी उन्होंने रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुके थे, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा उनको समर्थन मिल चुका था। रूढ़िवादी जो लकीर के फ़कीर थे उनको भी सपने दिखाए गए कि नहीं, हम जो पुरानी पद्धति है, जो कुछ भी पहले था वो सब कुछ हम अंडू करने वाले हैं, वैसा ही हम कर देंगे। और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतंत्र की जो बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। जैसे उन्होंने 28 फरवरी 1933 को, यानी कि 30 जनवरी को बने और एक महीने के अंदर ही उन्होंने एक अग्नि अध्यादेश, जिसे फायर डिक्री भी कहते हैं, वो जारी किया। और उसके तहत उन्होंने अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की आज़ादी, ऐसे नागरिक अधिकारों पर रोक लगा दी। यानी ये शुरुआत थी तानाशाही की। सबसे पहले तो प्रेस में कि कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता। उसके बाद उन्होंने जैसे अभिव्यक्ति की, कोई भी कहीं पर भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, और सभा करने की कि कोई भी अन्य दल सभा नहीं कर सकता, रैलियां नहीं कर सकता, उनके खिलाफ मुद्दे नहीं उठा सकता। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी लोकतंत्र की समाप्ति की, और तानाशाही की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट, जिसे विशेषाधिकार अधिनियम कहेंगे, इनेबलिंग एक्ट इंग्लिश में कहा जाएगा, इनेबलिंग एक्ट है वो पास किया जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। इनेबलिंग एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि संसद को हाशिए पे धकेल दिया, यानी कि उन्होंने सारी शक्तियां हैं संसद से लेकर के हिटलर के पास आ गई, सारी शक्तियां। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक पार्टियां या ट्रेड यूनियन है उन पर पाबंदी लगा दी गई, मीडिया पर कई प्रकार की पाबंदी लगा दी गई, सेना और न्यायपालिका है उस पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया सरकार का। तो यहाँ से हिटलर है वो एक तानाशाह बन जाते हैं, और उसके बाद वो करता है जो पूरी दुनिया देखती है, वो करता है जो पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात होती है। तो क्या होता है उसके बाद वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो आज की वर्कशीट में हमने समझा कि हिटलर का उदय क्यों हुआ, कौन कौन से कारण थे जिन्होंने मदद की कि हिटलर एक सिपाही से चांसलर बन बैठा, और दूसरी चीज़ हमने समझी कि इनेबलिंग एक्ट क्या था। तो वही इनेबलिंग एक्ट था जिसके द्वारा हिटलर तानाशाह बना था। इनेबलिंग एक्ट में क्या क्या था, पहला कि संसद की सारी शक्तियां लेकर के किसको, हिटलर को दे दी गई। दूसरा था राजनीतिक दलों पर और यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा जो इनेबलिंग एक्ट में था कि मीडिया पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। चौथा था सेना और न्यायपालिका पर सीधा नियंत्रण हिटलर का स्थापित कर दिया गया, चांसलर के अंडर में आ गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे हिटलर है वो एक तानाशाह बन गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने 2 टॉपिक समझे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे हमने हिटलर को एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी, आपको बताना है, जैसे यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रचार प्रसार वो हमारे मन को प्रभावित करता है, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो जितना प्रचार प्रसार होता है उतना ही ज़्यादा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
यानी कि हमारा मन ऐसा सोचता है कि हाँ वास्तव में ऐसा होगा। 100 बार अगर झूठ भी दिखाया जाता है तो वो सच लगने लगता है। तो आपको मुझे बतानी है आपकी फेवरेट ऐड कौन सी है। ओके, तो मुझे बताइएगा कौन सी फेवरेट ऐड है जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी पूरी वर्कशीट में पढ़ा वो है कि हिटलर के उदय के क्या कारण थे। तो हिटलर के उदय के कई सारे कारण थे। पहला था आर्थिक संकट। 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। जर्मनी में बेरोजगारी और महंगाई में वृद्धि हुई। वहाँ के उद्योग और व्यापार भी बर्बाद हो चुके थे और इन सब के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेवार ठहराया गया और लोग नया विकल्प देखने लगे। दूसरा था वर्साई की संधि कि वर्साई की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक प्रभावशाली लीडर की तलाश थी और वो लीडर उन्हें दिखा कि ये हिटलर हो सकता है। तीसरा जो हिटलर के उदय का कारण था वो था हिटलर का खुद का व्यक्तित्व। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका एक अच्छा वक्ता होना, प्रचार की कला भी उसके उदय में सहायक बनी थी। चौथा राजनीतिक उथल पुथल कि जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास भी कर लिया। तो ये 4 कारण थे, आर्थिक संकट, वर्साई की संधि, हिटलर का व्यक्तित्व और राजनीतिक उथल पुथल, जिन्होंने हिटलर के उदय में मदद की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। जर्मन लोगों से हिटलर ने कई वादे किए। पहला कि देश की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाई जाएगी। दूसरा, जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाया जाएगा। तीसरा, उनका वादा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। और चौथा था कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए। तो उन्होंने पहला जनसंचार के माध्यमों का उपयोग किया, जैसे टीवी का, न्यूज़पेपर का प्रचार प्रसार किया गया उनमें अपनी नीतियों का। दूसरा, उन्होंने रैलियां और सब जनसभाएं भी की क्योंकि वो आडंबर को एक महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। तीसरा, उन्होंने राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा, उन्होंने प्रेस की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पांचवा, उन्होंने स्पेशल फोर्स का गठन किया, स्पेशल फोर्स का निगरानी रखने के लिए और जो उनके विरोधी थे उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनको सजा देने के लिए। और पांचवा था, उन्होंने तानाशाही की स्थापना की। 1933 में इनेबलिंग एक्ट लेकर के आए, जिसके बाद वो तानाशाह बन गए। तो ये कुछ कदम उठाए थे जिसके द्वारा उन्होंने पूरे देश में धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं। एक उदाहरण दीजिए कि जो मीडिया पर, यानी आप टीवी में ऐड देखते हो या यूट्यूब पर ऐड देखते हो, क्या उनसे प्रभावित होते हो। तो मेरी तरफ से जो उत्तर है कि हाँ, हम सभी मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। हम विज्ञापन का उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। कोई विज्ञापन कितनी बार आ रहा है, कितना आकर्षक है वो विज्ञापन, जितना वो आकर्षक होगा उतना ही अधिक हमारा मन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बनता है। अब दूसरा एक उदाहरण अभी का आप देख लीजिए, जैसे आप IPL देखते हो, IPL में बार बार ऐड आ रही है, ड्रीम 11, माई सर्कल 11। अब ये जो सबके मोबाइल तक पहुंच चुकी है ये ऐप्स, ड्रीम 11, माई टीम 11, ये कैसे पहुंची? ऐड को देख करके। तो जो प्रचार प्रसार होता है, चाहे वो किसी दल की तरफ से हो या किसी भी प्रोडक्ट का हो, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी और ऐसे ही आप साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो या साथ रहते हो तो अलग सी एक फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आपका साथ चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।